हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सा। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको समझते हैं। आज इसमें बेसिकली आज हम पूरा इसका बैकग्राउंड जानेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समझेंगे। कौन कौन सी, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानना ज़रूरी है, वो भी जानेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती हैं, ऐसी कौन कौन से रूल्स हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पूरा सिस्टमेटिकली वर्किंग में डालती हैं। तो आज उन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे इसमें शुरुआत की गई है फुटबॉल के गेम से, कि फुटबॉल के गेम में कैसे कैसे हमें सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर हाथ पे अगर बॉल लग जाती है तो उसको फाउल माना जाता है। ऐसे ही अलग अलग गेम्स में उनके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो गेम को खेला जाता है। ऐसे ही एक डिफरेंट सोसाइटी में रहने के लिए या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने के लिए लोग अननोटिसबली कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। कभी कभार वो रूल रिटर्न होते हैं और कभी कभार वो रूल अनरिटन होते हैं, पर वो एक्चुअली में रूल वर्क करते हैं सबके लिए। और जो भी उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है उसको माना जाता है कि इसने कुछ गलत किया है या फिर ये गलती कर रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प अस डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम वी कैन ऑल्सो कॉल देम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हम कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स या फिर फंडामेंटल बेसिक रूल्स जो हमको फॉलो करने ही हैं। Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate from other kinds of societies. लार्ज सोसाइटीज़ में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक सोसाइटी ये है, दूसरी सोसाइटी है, तीसरी सोसाइटी है, चौथी सोसाइटी है। तो ये सोसाइटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी है। अब इनके वर्किंग जो फंक्शन है, जो भी ये वर्क करेंगे अलग तरह से वर्क करेंगे। इनके खुद की जो कम्युनिटी है वो भी डिफरेंट होगी, इनका खान पान सब कुछ डिफरेंट होगा, इनका बोलना। तो उसको अच्छी तरह से अगर इन चारों को एक साथ रहना है तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करने होंगे, जिनको हम एक तरह से बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स, जिसके अनुसार ये वर्क करेंगे। और ये सब लोग मानेंगे, ये सोसाइटी भी मानेगी, दूसरी भी मानेगी, तीसरी मानेगी, चौथी मानेगी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं उन रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि सब लोग अच्छी तरह से रह पाएँ। दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू द कंसेंसिस। कंसेंसिस होता है एग्रीमेंट अपॉन अमॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब अलग अलग लोग जो एग्रीमेंट डिफाइन करते हैं उसको हम कंसेंसिस बोल सकते हैं। एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। इस रिटन फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रोट इट। तो इन मेन जो क्वेश्चन है इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और भी ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में जानोगे अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि थोड़ा अलग सा चैप्टर हो गया, क्योंकि इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट होंगी, तो उनको मैं समझाते चलूँगा जो आपको समझ में नहीं आएंगी। बाकी आप इसको और जैसे आप बड़े क्लासेस में जाओगे या अगली हायर क्लासेस में जाओगे तो और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and in some of these we will focus different chapters in this book. तो आगे हम पढ़ते हैं। Why do we need a constitution? तो इससे पहले आपको थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देना चाहूँगा, जहाँ से इस फोटो में दिख भी रहा है। क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ब्रिटिश ने वीकनेस दिखाई थी। कैसे दिखाई थी? क्योंकि वो काफ़ी वीक हो गए थे और उन्होंने इंडिया को प्रपोजल दिया था कि आप अपने ट्रूप्स भेजो वॉर में और हमारी हेल्प करो। तो इंडियन के जो नेशनलिस्ट थे, कांग्रेस के भी काफ़ी सारे लोग और नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ये आगे रखा था कि अगर हम ट्रूप्स भेजेंगे तो आपको हमारी कंट्री से जाना होगा, हमें फ्रीडम चाहिए, इंडिया को इंडिपेंडेंट करना होगा। तो उस अकॉर्डिंग वे में धीरे धीरे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी। कब? 1934 में। और ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस असर्शन फॉर ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियन गेन मोमेंटम। मतलब धीरे धीरे इंडियन की इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्ट जनरेट होने लग गया, जिसके कारण वो ये करने लगे कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ही चाहिए। And this was convened in December 1946. Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. फ्री शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट। 150 साल की ब्रिटिश रूल के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी और एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। The members of the Constituent Assembly approached this task with great idealism and that the freedom struggle had helped produce. You will read about more of the Constituent Assembly later in this chapter. इस फोटो में हमें देखा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे ये जवाहरलाल नेहरू, और
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको ये एड्रेस कर रहे हैं. अब हम पढ़ते हैं. टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. सब ज़्यादातर के पास है. और वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक का मतलब आप सिंपल ये मान सकते हैं कि इक्वल राइट्स ऑफ पीपल, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वोटिंग राइट सबकी इक्वल होंगी, इक्वल राइट्स ऑफ पीपल रहेंगे. और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिटरली आपके पास वोटिंग राइट्स भी सबके पास इक्वल रहते हैं और इक्वल राइट्स रहते हैं सभी पीपल के पास. ओके, आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव. अच्छा हाँ, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक और होता है दैट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल. ओके, मतलब इसमें लोग हैं सबसे ऊपर. आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. मतलब इसमें बता रहा है कि सभी जो कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस. फर्स्ट इज लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिक काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव. और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज. हमारा पर्टिकुलर फंडामेंटल नेचर क्या है सोसाइटी में रहने के लिए, क्योंकि हर सोसाइटी का एक अलग नेचर होता है. उस नेचर को बढ़िया तरह से फॉलो करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है. अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इशूज़. A constitution helps us serve a set of rules and principles that all persons in country can agree upon on the basis in which they want the country to be governed. This include not only the type of government but also an agreement on certain ideas that they all believe the country should uphold. अब इसमें थोड़ा हम नेपाल के बारे में हिस्ट्री हम जानेंगे, इससे हमें एग्जांपल पता चलेगा. नेपाल क्या है 1990 तक, या उसने काफ़ी सारे स्ट्रगल किए, पीपल ने स्ट्रगल किए, तो 1919 में डिसाइड हुआ कि एक डेमोक्रेसी फॉर्म होगी. ये डेमोक्रेसी 12 साल तक चली. उसके बाद इनके जो किंग ज्ञानेंद्र हैं इन्होंने वापस मोनार्की फॉलो करी और ये मोनार्की भी काफ़ी चली. और इन द लास्ट 2006 में वापस से लोगों ने काफ़ी सारे मूवमेंट किए, स्ट्रगल किए, जिसके कारण इनका जो द किंग था मेड फाइनली इन अप्रैल 2006 द किंग रेस्टोर द थर्ड parliament and asked the political parties to form a government. In 2008, the Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. The above photo shows scenes from the People's Movement for Democracy in 2006. ये लोगों की डेमोक्रेसी के बारे में बताता है, अलग अलग लोग उनके बारे में. ये लोग थे, इन्होंने कैसे अपनी कितनी सारा स्ट्रगल बता रहा है, मूवमेंट बता रहा है. ठीक है, let us try to understand what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal. ये सिंपली वही बता रहा है कंट्री और बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज मोनार्की. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल व्हिच हैड बीन adopted in 1990 reflected that the fact that final authority rested with the king. People movements in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the idea. जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रॉपर उनका जो आइडियल्स हैं, जो उनके जो फेथ है और जो भी वो समझदारी जो पर्टिकुलर वो देखना चाहते हैं वैसी कंट्री को, वो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं दिखा पा रहा था. इसीलिए नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर. एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल विच इन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूट, मतलब गेम ऑफ फुटबॉल में सिंपली होता है अगर आप उसके रूल्स चेंज कर दोगे तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा. इसीलिए नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स. पुराने जो भी रूल्स थे जो कहीं ना कहीं मोनार्की के लिए अच्छे थे, उनको चेंज करके प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बनाए गए जिससे एक नई सोसाइटी का फॉर्म हो. दिस इज़ वाई पीपल of Nepal adopted a new constitution for country 2015 में. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. The second important purpose, तो सिंपली आपने देखा सेट ऑफ रूल से एक कंट्री कैसे चलना चाहती है, उसके लोग कैसे चाहते हैं कि हमारी कंट्री कैसी हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कहीं ना कहीं उन रूल्स को आगे लाकर. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. अब आपने समझा दिया कि कंट्री कैसे दिखनी चाहिए हमारी. अब उसका जो पॉलिटिकल पूरा सिस्टम है, जो भी मेजर डिसीजंस बनेंगे
जो पॉलिटिकल पार्टीज या आपके लीडर्स रहेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी बताता है कि कैसे पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करेगा. फॉर एग्जाम्पल, Nepal earlier constitution stated that the country was to be ruled by king and his council minister. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that government decision making with the society. In a democracy में we choose a leader. हम अपने लीडर को चूजते हैं, मतलब कि डेमोक्रेसी में वी फॉर्म द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ. लोगों की भलाई के लिए वो लीडर्स अपनी पावर्स का यूज़ करें. हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी. हो सकता है कि वो पावर में आने के बाद वो उस पावर का मिस यूज़ करें. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इससे भी सेफ गार्ड करता है कि आपकी जो पावर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स के पास हैं, वो उसको मिसयूज़ नहीं कर पाएँ. इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इससे भी सेफ गार्ड करता है. एंड द अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस injustice as demonstrated in the classroom situation below. सिंपली क्लासरूम की सिचुएशन बता रहा है जिसमें एक मॉनिटर है और जो मैम चले गई हैं उसकी क्लास से, और मैम ने उसको बोल दिया है कि आप जो भी बच्चा बात करे उसको मेरे को बताना है या बोर्ड पे उसका नाम लिख देना. बाद में ऐसे नॉर्मली आपने भी देखा होगा अपनी क्लासेस में होता है. तो ये अनिल है, अनिल का नाम का मॉनिटर है, इसको मॉनिटर बना दिया है. और एक बच्चा है, उसने को वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, फिर भी अनिल उसकी कह रहा है कि मैं तुम्हारी मैम से कंप्लेन करूँगा. और फिर जब उसने बोला उसको कि मैम जब आप नहीं थी तो उसने काफ़ी बातें करी, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ. और उसने मॉनिटर ने उसको फालतू में डांट पड़वा दी और मैडम ने उसको काफ़ी सारा होमवर्क या कुछ भी जो पनिशमेंट दे दी. तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो बंदा पावर में था उसने अपनी पावर का क्या किया, मिसयूज़ किया, और ये गलत किया उसने. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इससे भी मदद करता है. इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन often lays down rules that guard against the misuse of authority by a political leaders. In this case of Indian Constitution, about which you will read more in the later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. Fundamental rights में हमारे basic जो humans के right होते हैं, basic एक सेकेंड, basic जो आपके humans के rights हैं वो mentioned है कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं. डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स, किसी भी आदमी से मतभेद नहीं कर सकते आप. बहुत सारे लोग, माइनॉरिटी को कोई भी दबा नहीं सकता है, माइनॉरिटी में कोई है. ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमको फॉलो करने ही करने हैं और जो कि आप आगे भी पढ़ने वाले हो. यू रीड अबाउट द हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ. मतलब रिलीजन धर्म के नाम पे, रेस, कास्ट मतलब उसका रंग कैसा है, उसकी जाति कौन सी है, जेंडर मेल फीमेल या कोई और प्लेस ऑफ बर्थ वो कहाँ से जन्मा है, इसके इन ग्राउंड्स पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. The storyboard below demonstrate one such situation in classroom. अब इसमें हमें क्या दिखाएगा, इस एग्जांपल में गेम्स पीरियड था, उसमें लड़कियों ने कहा कि आज चलो बास्केटबॉल खेलते हैं, पर लड़कों ने क्या कहा, नहीं आज तुम क्रिकेट ही खेलेंगे. फिर उन्होंने क्या कहा, नहीं, फिर मैम ने कहा चलो वोट करवाते हैं. अब ऑब्वियसली जो आप नॉर्मली देखते होंगे गर्ल्स जो होते हैं वो कम होते हैं बॉयज़ से, तो बॉयज़ ने जब वोटिंग करी तो सब बॉयज़ ने कहा क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, लड़कियों ने कहा बास्केटबॉल. तो अब लड़की माइनॉरिटी में थी जिसके कारण लड़कियों को लड़कों की बात माननी पड़ी और उनको भी क्रिकेट खेलना पड़ा. तो ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन इससे भी हमें बचाता है कि माइनॉरिटीज़ जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं हम उनको भी दवाई नहीं या फिर उनको भी इक्वल राइट्स मिले. सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन ऑक्योर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू, वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड minorities and go against their interest. As the above storyboard illustrated, every society is prone to this tyranny. Tyranny मतलब एक तरह से इसी चीज़ को दर्शाना कि गलत चीज़ों को करना. Of the majority, the constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded, anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. Okay, this can refer to one community dominating another, inter-community domination,
members of one community dominating others within the same community, intra community domination, अलग अलग इनको टर्म दे दिया गया है. ठीक है. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम अपने हित के लिए या अपने उसके लिए क्या कहते हैं अपने हित के लिए हम गलत चीज़ों का भी इस्तेमाल करें. जैसे कि दिस में साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज़ मीन बाय इज़ दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आर लार्जर इंटरेस्ट. मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए हम एक लार्जर इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें. तो इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स बना रखे हैं कि ऐसा भी ना हो. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस. लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो द अंडर. इसका एक लड़की है, इसका कल एग्ज़ाम है और इसको टीवी भी देखनी है. तो इसने घर वालों के सामने ये रखा कि आप सब भी टीवी ना देखें, जिसके कारण मुझे भी ऐसा नहीं लगेगा कि टीवी चल रही है और मुझे भी मन करता रहेगा अगर टीवी चलती रही तो मैं भी टीवी देखने आ जाऊँगी. इस वजह से आप टीवी नहीं चलाएं और मेरा कल पेपर है तो मैं उसकी तैयारी भी कर लूँगी. तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आगे कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल्स देता है और उनको डिफ़ाइन करता है कि नहीं, कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सब चीज़ों को लार्जर इंटरेस्ट की कॉम्प्रोमाइजेशन यहाँ पे नहीं होगी. Similarly, the Constitution helps us to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. For example, it is possible that many people who lives in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. पर ये गलत है. कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप से मोनार्की आएगी और लॉन्ग रन में स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन जो डिक्टोरियल रूल है वो उनके अगेंस्ट जाए, जो उनके इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट है. अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक्स नेचर. इट डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटीज राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम. ओके, हम आगे चलते हैं. फ्रॉम द our decision you will understand that a constitution plays a very important role in the democratic society. आगे बढ़ते हैं. तो हमने जब भी पढ़ा नेपाल में क्या हुआ कि लोगों ने कैसे वो आइडियल्स उनके जो हैं फेथ जो ऐसे रखना चाहते हैं, कंट्री को ऐसा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं. सुरेश अ क्लासमेट रॉन्गली पिक्स ऑन द एनएल हिज क्लासमेट. तो पावर मिसयूज़ के लिए भी उसको सेफ गार्ड करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं. द गर्ल डज नॉट प्लेस, तो माइनॉरिटीज़ पे इफेक्ट ना हो इसके लिए भी रूल हैं. और सम डिसाइड्स टू, और खुद के लिए भी जो हम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लार्जर इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें. इस सब को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बनाए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. आगे हम चलते हैं. Now let us try and understand the ways in which our points get translated into certain ideals and the rules by studying some key feature of the Indian Constitution. अब Indian Constitution के key feature पढ़ते हैं. By the beginning of 20th century, the Indian national movement had been active in struggle for independence from British rule for several decades. Indian national movement के बाद अब धीरे धीरे हमारे जो इंडिया में ऐसा एक मूवमेंट आ रहा था जिससे हमें पता चला कि धीरे धीरे अब इंडिया आज़ाद होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है. तो उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट थे हैड डिवोटेड सर्टेन गुड टाइम, इमेजिन करते थे, वो प्लान करते थे कि कैसा एक फ्री इंडिया दिखेगा, फ्री इंडिया को कैसा दिखना चाहिए. अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स. ब्रिटिश रूल में क्या था, अथॉरिटी ब्रिटिश की ज़्यादा थी, जिस कारण की वजह से उनको ज़्यादा कभी अपने हित में वो रूल्स बना नहीं पाए. लेकिन वो जब फ्री इंडिया होने वाला था उस टाइम पे उनको ऐसे रूल्स बनाने थे जिससे वो हर इंसान के लिए इक्वलिटी रखें, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, सबके लिए लॉ बराबर हो और सब इक्वल राइट्स हों उनके पास इस देश में. दे हैड अ वेरी लिटिल रोल. ये सब इसको देखते हुए बनाया गया था. What remained to be done then was to the work out the ways in which a democratic government would set up in India. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए काम करना था इसके ऊपर और यही सब चीज़ों को ध्यान में रखना था. That the rules that would determine its functioning. This was not done by one person but a group of 300 लोग. 300 लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और in 1946 who met periodically in next 3 years to write Indian Constitution. इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं. देयर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ईच ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was discussed in great detail and there was sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus. The above photos show Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent member of the Constituent Assembly. आगे बढ़ते हैं. The members of Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures.
Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil, क्योंकि पार्टीशन भी हुआ था उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का, और प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो कुछ चाहते थे कि हम अनडिसाइडेड रहें यानी इंडिपेंडेंट रहें। फिर हमारे पास सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस भी थी बहुत सारे लोगों की, वो भी काफ़ी डिसमल में थी, यानी एक साथ में वो साथ में नहीं चल रही थी। All these issues played on the minds of the members of the Constitution Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. ये जरूरी है, respect, document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving the national unity. The final document also reflects the concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the cultural role the people who can play in choosing their representatives. So हम यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी मदद की थी। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफगार्ड्स in the draft constitution, but he also stated that although the law might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officer. He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil service. अब हम पढ़ेंगे कुछ की जो हमारे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। फेडरलिज्म, इसमें बेसिकली हम बताया गया कि गवर्नमेंट को जो है या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है कंट्री की, उसको डिफरेंट टायर में रखा गया है या फिर उनको डिफरेंट लेवल्स में बांटा गया है। जैसे आप जानते हैं पंचायती राज, तो आप इसे समझ सकते हैं, सबसे पहले आती है पंचायती राज, पंचायत, इसके ऊपर आता है स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें समझना क्या है, पंचायती राज विलेज लेवल पे जो रूल्स हैं उसको डोमिनेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट पे जो स्टेट के रूल्स हैं उनको डोमिनेशन किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, जो नेशनल लेवल पे हमारे रूल्स हैं उनका डिसीजन फाइनल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर पंचायती आती है। तो यही फेडरलिज्म का इसका मतलब था। और इसको 3 ऐसे स्टेट में लेवल्स पे क्यों बांटा गया है कंट्री इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, स्टेट में भी अलग अलग लोग रहते हैं, तो हर किसी की ज़रूरत हो सकता है अलग हो। तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिक रूल्स तो सबके लिए सेम बनाएगी, लेकिन हो सकता है किसी स्टेट गवर्नमेंट में किन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए गवर्नमेंट की साइड से, ताकि वो और अच्छी तरह रह पाएँ। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not, devised का मतलब होता है careful thought के through, that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making laws for decision for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the state so that decision could be made for the particular area. While each state in India enjoys autonomy exercising power on certain issues, subjects of national concern required that all these states follow the law of central government. मतलब कि फाइनल डिसीजन जो लॉ बनाने में होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल। Your class 7 book begin with the story of Kanta who was standing in the line to vote during an election. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage. Simply आपको मैं बताऊं, ये है वोटिंग राइट्स टू एवरीवन। सिंपली जो वोटिंग राइट्स हैं वो सबके लिए बराबर हों, इक्वल वोट्स हों, और लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट को फॉर्म करें। क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद लोगों को ऐसा एहसास हुआ था, और जो लीडर्स हैं नेशनलिस्ट उनको ऐसा एहसास हुआ था कि अब लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया, जिसके कारण वो अपना लीडर्स को अच्छी तरह चुन सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले आता है आपका लेजिस्लेचर, फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव, और फिर आता है जुडिशरी। जो आपका लेजिस्लेचर है वो रूल्स को सेटअप करता है, जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो ये देखता है कि रूल्स को ढंग से माना जा रहा है कि नहीं, और उनको रूल्स को इम्प्लीमेंट, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा वापस लिख देता हूँ, ये आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा। तो फर्स्ट लेवल जो गवर्नमेंट है
जो आपका लेजिस्लेचर है, एल से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको, एल लेजिस्लेचर, ये बनाते हैं रूल्स को, ठीक है। फिर आपके आते हैं एग्जीक्यूटिव, ये हमको इम्प्लीमेंट करते हैं कि रूल्स को ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। और आपका जुडिशरी है, वो चेक करते हैं कि रूल्स को ढंग से अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या फिर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए, कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए या कौन से सेट उसके लिए एक्शन लेने चाहिए। ओके, तो ये काम होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स में। फिर हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, कि हमने ऊपर भी पढ़ा था उनके, और साइड में आप देख सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मैं चाहूँगा आप इन सब राइट्स को खुद पढ़ें और जानें कि कौन कौन से हमारे राइट्स हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इन एडिशन to fundamental rights, the constitution also have section called directive principle of state policy. ये क्या होते हैं? This section was designed by the members of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. Directive principles आप देखिए एक तरह से हमको ये सेट ऑफ रूल्स दे रखें जिनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि आप उनको फॉलो करोगे तो हमारा जो कंट्री है वो और अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएगी, ठीक है। ओके, ये हमारा चैप्टर हो गया। अच्छा, ये लास्ट में सेकुलरिज्म। अ सेकुलर स्टेट इन विच, सेकुलर सिंपली आप मान लीजिए एक ऐसा स्टेट जिसमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेट नहीं करता कोई पर्टिकुलर रिलीजन, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी कोई आदमी है, औरत है, या जो भी कोई पर्सन है, वो किसी भी रिलीजन को बिना किसी स्ट्रगल के फुल फ्रीडम के साथ अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ये सेकुलरिज्म है। इसी के कारण हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, आपसे बाद में मुलाकात करेंगे अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, बाय।